नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है, सुपर प्राइम टाइम का सबसे दमदार शो। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया बोल रहा है में हम आपको वर्ल्ड वॉर से लेकर सियासी वार तक, राजनीति से लेकर कूटनीति तक, विदेश नीति से लेकर देसी माहौल तक हर खबर दिखाते हैं, वो खबर जिसका आप पर होता है सीधा असर। इंडिया बोल रहा है में हम रखते हैं उन खबरों पर पैनी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं उन खबरों को। सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी के इजराइल दौरे की और सीएम योगी के जापान दौरे की। जेरूसलम में पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ऐतिहासिक मुलाकात हुई, जहां द्विपक्षीय संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जापान के दौरे पर हैं। टोक्यो में उत्तर प्रदेश के लिए करोड़ों के निवेश प्रस्ताव पर मुहर लगी है। योगी ने जापान के अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन का भी लुत्फ उठाया, सफर किया और अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यही मैग्लेव ट्रेन बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी नजर आ सकती है। इस पर योगी आदित्यनाथ काम शुरू कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर होगी आपके सामने पुलिस बनाम पुलिस की। दिल्ली पुलिस बनाम हिमाचल पुलिस, दो राज्यों की पुलिस आमने सामने, खींचतान। जब दिल्ली पुलिस की टीम कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश पहुंची तो इस खींचतान का अंत कोर्ट पहुंचने के बाद हुआ। आखिर किस मुद्दे पर दोनों राज्यों के पुलिस भिड़ गई, क्या है पूरा विवाद, दिखाएंगे डिटेल से खबर। तीसरी खबर में बात होगी शंकराचार्य विवाद के नए अध्याय की। लेखिका भूमिका द्विवेदी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की मुश्किल बढ़ गई है। आखिर भूमिका द्विवेदी ने क्या खुलासे किए, क्या सीक्रेट कमरे और पुल का राज है, पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। चौथी खबर में बात होगी करप्शन चैप्टर के द एंड की। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी किताब को बैन करने के निर्देश दे दिए। आखिर क्लास 8 के एनसीईआरटी किताब में ऐसा क्या था जिस पर कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा? कोर्ट ने आज क्या क्या टिप्पणी की, क्या क्या कहा और कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि माफी का तो सवाल ही नहीं उठता, जब गलती की है तो सजा दी जाएगी। पूरी खबर डिटेल से देखिएगा। और एक और बड़ी खबर होगी जिनेवा से, जहां पर अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है और बातचीत की टेबल तैयार है, लेकिन क्या कोई कूटनीतिक हल निकल पाएगा? डालेंगे इस खबर पर भी विस्तार से नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तरफ जहां इजराइल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी जापान के दौरे पर हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कार्यशैली, उनकी कार्य का रफ्तार, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, और दूसरी तरफ सीएम योगी जो कि कुशल प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं और उनका बुलडोजर मॉडल और अनुशासन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जापान जैसे देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। इजराइल में पीएम मोदी को नेसेट मेडल से सम्मान किया गया, जो कि किसी भी नेता के लिए इजराइल का सर्वोच्च सम्मान है। वहीं इजरायली राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत करते नजर आए, गले लगाते नजर आए, उन्हें इजराइल का सबसे पक्का दोस्त बताते नजर आए। वहीं जापान के टोक्यो में सीएम योगी ने जापान से उत्तर प्रदेश के लिए 11,000 करोड़ रुपए के निवेश पर समझौते पर मुहर लगाई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने। जापान में सीएम योगी ने बुलेट ट्रेन की यात्रा भी की। ट्रेन की रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर थी और कहा यह जा रहा है कि इस बुलेट ट्रेन की परिकल्पना सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संभावना है कि उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन की जो चलाने की जो कोशिश है वो किस किस राज्य से की जा सकती है, कैसे इससे अयोध्या को कनेक्ट किया जा सकता है, काशी को कनेक्ट किया जा सकता है, नोएडा को कनेक्ट किया जा सकता है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा। तेल अवीव की धरती पर जैसे पीएम के कदम पड़े, उधर पाकिस्तान के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। देश में विपक्ष के सवाल फिर से शुरू हो गए। इस्लामाबाद में बिजली होना हो, लेकिन मोदी के दौरे की खबर से झटके पूरे देश को लगते हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर सोच में हैं कि ये भारत की बढ़ती ताकत का मुकाबला करें तो करें कैसे। जब दुनिया के सबसे आधुनिक देश भारत को अपना सबसे पक्का दोस्त बता रहे हैं, तो पाकिस्तान की कटोरा डिप्लोमेसी को कोई पूछने वाला नहीं है। पीएम मोदी के बढ़ते कद से विरोधी सदमे में है। प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर हैं। पहले दिन और दूसरे दिन के कुछ खास वीडियोस आपको दिखाते हैं, जिससे विरोधी भी टेंशन में है। ये डे 1 की 6 तस्वीरें। पीएम मोदी के इजराइल पहुंचने में खुद नेतन्याहू पत्नी के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे, ग्रैंड वेलकम दिया गया। दूसरी तस्वीर इजरायली संसद की है, जहां पर पीएम मोदी को
इसराइल का सर्वोच्च सम्मान नेसेट से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। तीसरी तस्वीर संसद की है, जहां पर पीएम मोदी के समर्थन में खूब नारे लगे, खूब तालियां बजी। पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए इजरायली सांसदों में होड़ लगी। इजराइल में पूरा भारतमय माहौल नजर आया। पांचवी तस्वीर दिव्यांग कलाकारों के एक समूह ने आई लव माई इंडिया गाने की यादगार परफॉर्मेंस दी, जिसमें भारतीय मूल के यहूदी और इजरायली नागरिक एक साथ नजर आए। और ये प्रस्तुति भारत और इजराइल के बीच साझा विरासत को मजबूत रिश्तों में कन्वर्ट करती नजर आई। पीएम मोदी ने इस पर वीडियो शेयर कर कलाकारों की जमकर तारीफ की। छठी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि पीएम मोदी के इजराइल आगमन से नेतन्याहू इतने खुश हुए कि वो भारतीय वेशभूषा में नजर आए। अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के इजराइल दौरे की डे 2 की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली राष्ट्रपति की मुलाकात, इसहाक हेरज़ोग। इसके अलावा इजरायली राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगाकर स्वागत किया। दूसरी तस्वीर होलोकॉस्ट मेमोरियल की, जहां पीएम मोदी ने नाजी शासन में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। यरूशलेम स्थित होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशेम में फूल भी अर्पित किए। तीसरी तस्वीर पीएम मोदी और इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेरज़ोग ने हेलीकॉप्टर के जरिए बताया जा रहा है कि होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशेम में घूमने के लिए गए और वहां पर एक पौधा भी लगाया। चौथी तस्वीर द्विपक्षीय मीटिंग की है, जहां पर पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू प्रतिनिधि मंडल के साथ मीटिंग करते नजर आए। पांचवी तस्वीर पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां की कंपनियों को भारत आने का आमंत्रण भी दिया। इजराइल और भारत की बीच की दोस्ती अब डिप्लोमेसी से ऊपर उठ चुकी है। पीएम मोदी और नेतन्याहू की केमिस्ट्री महज कैमरा शॉट नहीं, ये सुरक्षा, तकनीक, कृषि का वो त्रिकोण है जो भारत को आत्मनिर्भर भी बना रहा है। पीएम मोदी ने इजराइल भारत रिश्ते को लेकर आज क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। इससे इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव-गांव तक पहुंचेगी और लाखों किसानों की आय और उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी होगी। भारत में इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना इस सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी। दोनों देशों के युवाओं, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स को जोड़ना हमारी मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में आज हम इंडिया इजराइल एकेडमिक फोरम की स्थापना कर रहे हैं। इजराइल से एक और अच्छी खबर आई। इजराइल में अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी चलेगा। इसे लेकर पीएम मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू द्विपक्षीय मीटिंग में समझौता कर चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। Friend Narendra, you have an amazingly efficient government. What you can do with one minister and one ambassador. Now, it gives me thoughts. I don't want you to worry about it. Don't worry about it. But in fact, we know that the meeting of minds and hearts that we've had here will also continue in this remarkable G2G that is long overdue and will create an even greater boost to the enormous benefits that we can bring to each other to reach their full potential. And the limitations that were constraining us in previous times no longer constrain us. That is, to those who seize the future. The future belongs to those who innovate, and Israel and India are bent on innovation. We are proud ancient civilizations, very proud of our past, but absolutely determined to seize the future, and we can do it better together. टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल काफी अच्छा मुल्क है। इजराइल के पास वो तकनीक है जो दुनिया के पास नहीं है और भी कहीं, चाहे वो आयरन डोम हो, पेगासस जैसे सुरक्षा तंत्र हो। और भारत भी केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। भारत कहता है कि मेक इन इंडिया करो, हमारे साथ मिलकर आकर बनाओ। हाँ ठीक है, हम आपके साथ डील करेंगे, कुछ हम बनी बनाई रेडीमेड चीजें भी ले लेंगे, लेकिन 30-70 का रेशियो होगा। अब बराक 8 मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में जब भी मोदी विदेश की उड़ान भरते हैं तो यहां का सियासी तापमान बढ़ जाता है। हालांकि विपक्ष इसे इमेज बिल्डिंग कहता है, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ इमेज के लिए?
विपक्ष के लिए दौरा किसी झटके से कम नहीं है। दशकों तक भारत ने पैलेस्टाइन कार्ड के डर से इजराइल से दूरी बनाए रखी है। और पैलेस्टाइन कार्ड किस लिए? ताकि यहां की पॉलिटिकल पार्टीज यहां के इलेक्शंस ना हार जाए, यहां का मुस्लिम वोटर उनसे दूर ना हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस हिचकिचाहट को खत्म किया। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इस दोस्ती की कीमत क्या है, क्या हम अपने पुराने अरब मित्रों को खो रहे हैं? लेकिन जवाब डी हाइफिनेशन की नीति है, यानी इजराइल से भी रिश्ता है और फिलिस्तीन से भी रिश्ता है और खाड़ी देशों से भी रिश्ता है, मिडिल ईस्ट से भी रिलेशन है। कूटनीति की दुनिया में अक्सर हाथ मिलाना आसान होता है, लेकिन दिलों को जीतना मुश्किल होता है। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। एक तरफ उन्होंने फिलिस्तीन में सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ उनकी अटूट दोस्ती ने इतिहास लिखा। इसे कहते हैं नए भारत की संतुलित और बैलेंस्ड विदेश नीति। याद कीजिए 2018 का वो वक्त जब पीएम मोदी रमल्ला पहुंचे थे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के अवार्ड से नवाजा था। अब 2026 में पीएम मोदी को इजराइल ने स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मान किया है। जब एक ही नेता को फिलिस्तीन और इजराइल दो कट्टर दुश्मन सम्मान की नजर से देखते हैं, तो जाहिर सी बात है भारत न्यूट्रल है। यहां से किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यह सबका साथ सबका विकास का वैश्विक अवतार है। जहां दुनिया बट रही है, पीएम जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी जापान दौरे पर हैं। अब जापान दौरे की तस्वीर सीएम योगी की आपको दिखा देते हैं। जापान के दौरे के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भविष्य के ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का अनुभव किया और मैग्लेव ट्रेन में सफर करते नजर आए, वो भी 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। यह मैग्लेव ट्रेन है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस राइड का लुत्फ ले रहे हैं। अच्छा, सीएम योगी इस ट्रेन में वैसे 501 किलोमीटर स्पीड टेस्ट करने तो नहीं गए होंगे। जाहिर सी बात है सीएम योगी यहां पहुंचे हैं, तो इस ट्रेन को अब कैसे उत्तर प्रदेश में लाया जाए, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग हुई होगी, ये बातचीत भी हुई होगी। मैग्लेव ट्रेन को कैसे उत्तर प्रदेश में दौड़ाया जाए, क्या टेक्नोलॉजी है, कितना वक्त लग सकता है, कितने पैसे लग सकते हैं, कितना निवेश लग सकता है, जापान कितना हेल्प करेगा, हमारी तरफ से आपको कितना चाहिए होगा। तो ये सारा गुणागणित हो गया है और अब मैग्लेव ट्रेन में सफर करने के लिए तैयार हो जाइए। हां, थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि इसके लिए अलग से ट्रैक बनाना पड़ता है। अब मैग्लेव क्या है? चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरते हुआ ट्रेन जो 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इस ट्रेन ने न सिर्फ सीएम योगी को रोमांचित किया, बल्कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की संभावनाओं को भी एक नई दिशा दी है। इंटरनेशनल मंचों पर भारत के बढ़ते कद के कारण ही सरहद के उस पार माहौल खराब है। पाकिस्तान को कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं। वैसे ऐसे मौकों पर पाकिस्तान का जिक्र होना भी नहीं चाहिए। आज यूएन में तो कमाल की लताड़ लगी पाकिस्तान को जब भारत ने कहा कि तुम्हें जितना बेल पैकेज आईएमएफ से मिलता है उससे दोगुना हमारा बजट जम्मू कश्मीर का है। तो खैर पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते, लेकिन ये दोनों दौरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक तरफ सीएम योगी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों अलग अलग देशों के दौरे पर और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट दौरे पर। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पुलिस वर्सेस पुलिस। आपने कभी सुना है कि पुलिस के सामने ही पुलिस खड़ी हो जाए? दिल्ली पुलिस के सामने हिमाचल पुलिस खड़ी हो जाए? दुनिया के दिग्गज एआई समिट में, ग्लोबल इंपैक्ट समिट में भविष्य की चर्चा कर रहे थे। सड़क पर भविष्य के नेता यानी कि युवा नेता अर्धनग्न होकर सियासत खेल रहे थे, लेकिन इस सियासत पर अब महाभारत हो चुका है। यह विरोध प्रदर्शन महज गिरफ्तारी पर खत्म नहीं हुआ, इसने एक ऐसे टकराव को जन्म दिया जिसमें दो राज्य आमने सामने आ गए, जिसने देश की सबसे अनुशासित फोर्स दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस को आमने सामने ला खड़ा किया और 18 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। अब आपको वो हाई वोल्टेज ड्रामा भी दिखाते हैं, कैसे दो राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई,
जिसमें शिमला पुलिस यानी कि हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच बहस साफ देखी जा सकती है। हिमाचल पुलिस आईजी दिखाने को तो कहती है कि वो कहती है भाई आईडी दिखाओ। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। हिमाचल पुलिस कहती है आईडी दिखाइए, आपका आईडी कहां है। दिल्ली पुलिस बार बार आईडी चेक करने की बात कहती है। पहले इस पूरे वीडियो को जरा फुल स्क्रीन पर देखिए आप, फुल ऑडियो के साथ, उसके बाद समझते हैं कि अभी कहानी कहां तक पहुंची और कहां खत्म हुई है। उसका क्या होगा? हमारे केस में सर आपने सुबह से आपने कोई डॉक्यूमेंट आपने एफआईआर नंबर बताया, एफआईआर नंबर 19। दिल्ली एआई समिट की और ये कैसे करते हैं? हमारी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर रखी है सर, उसका क्या होगा? हमारे केस में सर आपने सुबह से आपने कोई डॉक्यूमेंट आपने एफआईआर नंबर बताया, एफआईआर नंबर 19। अब ये सियासतदान इस पुलिस वालों से क्या ना करवा दें। अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए पुलिस टीम झोंकनी पड़े तो फिर क्या ही दिक्कत है। सरकार भी अपनी है, पुलिस भी अपनी है, लगा देते हैं पुलिस, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं इस पूरे मामले की एबीसीडी क्या है। दिल्ली में एआई समिट में कुछ युवा नेता अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस मामले में 3 यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर हिमाचल और दिल्ली पुलिस आमने सामने बढ़ जाती है। दिल्ली पुलिस ने शिमला के एक होटल से एमपी और यूपी के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया। हिमाचल पुलिस ने आधे रास्ते में इन्हें रोक लिया, ये हिमाचल से निकल ना पाए और दिल्ली पहुंच ना पाए, क्योंकि जब तक हिमाचल में थे तब तक हिमाचल पुलिस एक्शन ले सकती थी। हिमाचल पुलिस का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई के बारे में कोई औपचारिक सूचना ही नहीं दी। हिमाचल में सादे कपड़ों में आकर मेहमानों को उठाया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी दोनों राज्यों के पुलिस में बहस होती रही। इसके बाद जज ने फाइल तैयार करने को कहा। दिल्ली पुलिस फिर बिना कागजी कार्रवाई के तीनों नेताओं को ले गई। पता चलते ही हिमाचल पुलिस ने फिर दिल्ली पुलिस को रोक लिया। तीनों नेताओं को कोर्ट में पेश कर दिल्ली पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड लिया और तब जाकर 18 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच चला यह ड्रामा खत्म हुआ और गुरुवार सुबह करीब 5:45 बजे दिल्ली पुलिस तीनों नेताओं को लेकर दिल्ली पहुंची। दरअसल 20 फरवरी की बात आपको याद होगी। इंडियन यूथ कांग्रेस के 11 सदस्यों ने भारत मंडपम में घुसकर एआई इंपैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस होकर पीएम मोदी वाली फोटो लगाकर टी-शर्ट लहराई थी, जिसमें पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ था। अच्छा, एक तो सिक्योरिटी थ्रेट भी था कि जहां जितने बड़े बड़े डेलीगेट्स आए हुए हैं, दुनिया भर के मेहमान आए हुए हैं, जरा सी ऊंच नीच हो जाती, किसी को कुछ हो जाता, कोई दुर्घटना घटना हो जाती तो पूरी दुनिया में बदनामी। दूसरी तरफ इस तरह से किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच में घुसकर प्रदर्शन, तो पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया, जिसमें आपराधिक साजिश, पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुंचाना, उन पर हमला करना, काम में बाधा डालना, कई गंभीर आरोप हैं। अब दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच जो कुछ हुआ, उस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर बिल फाड़ रहे हैं। अब इन दोनों पार्टियों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। जब पुलिस ही प्रोसीजर को ना फॉलो करे, पुलिस को पहले वहाँ इन्फॉर्म करना चाहिए, वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। दिल्ली जो है वो एक साम्राज्य हो गया है और राज्य अधीन हो गए हैं। तो शिमला पुलिस ने, हिमाचल पुलिस ने अच्छा कार्य किया कि इनको सिखाया कि क्या प्रोसीजर होते हैं। आप उन्हें यूथ के लीडर को आप
अरेस्ट करके ला सकते हैं, लेकिन फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर्स। के खिलाफ अगर कार्रवाई हो और दिल्ली पुलिस को हिमाचल की पुलिस गिरफ्तार कर ले, यह बड़ी दयनीय स्थिति है। वहाँ उनको समर्थन करना चाहिए। और जिन लोगों ने ये जो नग्गे होकर सारा देश की छवि को धूमिल किया है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी राज्य के लोग हों और ऐसे लोगों को पकड़कर दिल्ली लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी रूप से ट्रांजिट रिमांड सबसे शक्तिशाली दस्तावेज होता है किसी भी राज्य से किसी भी अपराधी या आरोपी को लेकर आने के लिए, जिसके आगे स्थानीय पुलिस की रोक अवैध मानी जाती है, क्योंकि कोर्ट के जरिए ट्रांजिट रिमांड मिलता है। तो दूसरे राज्य में एक्शन के लिए क्या नियम है, ये भी जल्दी से जान लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरे राज्य में एक्शन के लिए नियम कानून क्या कहते हैं। पुलिस टीम को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य है। अपने राज्य से निकलने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। लिखित में बताना होगा कि दूसरे राज्य में जाकर गिरफ्तारी करना क्यों जरूरी है। पुलिस को पहले संबंधित कोर्ट से अरेस्ट वारंट हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे राज्य में पहुंचने पर स्थानीय पुलिस को पूरी जानकारी देना जरूरी है। स्थानीय थाने में एक औपचारिक एंट्री होती है। आमतौर पर गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस की मदद और मौजूदगी में होती है। आरोपी को दूसरे राज्य से लाने और ले जाने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही ट्रांजिट रिमांड के जरिए उसे दूसरे राज्य ले जाया जा सकता है। फिलहाल सभी इस मामले में 11 आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इंटरस्टेट पुलिसिंग और कानूनी प्रोटोकॉल को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। और उससे ऊपर चेरी ऑन द टॉप कि इस मामले में जो महाभारत है, पॉलिटिकल महाभारत, वो फिलहाल खत्म नहीं होने वाली। इसकी गूंज आपको पार्लियामेंट में सुनाई को मिलेगी, सुनने को आपको और देखने को मिलेगी अब जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा था। आइए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद, एक ऐसा नाम जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। आरोप गंभीर है और विवाद बड़ा है। उन पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। आरोपों के बीच अब उनके विद्यामठ आश्रम को लेकर भी नए सवाल उठने लगे, लेकिन भूमिका द्विवेदी के दावों ने इस पूरे मामले को और रहस्यमयी बना दिया है। उन्होंने आश्रम के अंदरूनी माहौल को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं जो सनसनी पैदा कर रहे हैं। इस खुलासे से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वास्तव में पारंपरिक आश्रम है या फिर एक बेहद नियंत्रित और सीमित एंट्री वाला रहस्य लोक। यही वजह है कि आश्रम की व्यवस्था और गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे पहले जानिए कि लेखिका भूमिका द्विवेदी ने क्या दावा किया है। आइए समझते हैं। वो कहती है कि विद्यामठ आश्रम पारंपरिक आश्रम जैसा नहीं लगा। वहां तुलसी, पेड़ पौधे या धार्मिक वातावरण के सामान्य प्रतीक नजर नहीं आए। वहां एसी, आधुनिक कमरे और लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी। आश्रम में एक महिला है जिन्हें सभी दीदी कहकर बुलाते थे। दीदी ही पूरी व्यवस्था संभालती थी। हर जरूरत के लिए उन्हीं से संपर्क करना पड़ता था। आश्रम परिसर में एक गेस्ट हाउस भी था जहां आने जाने वालों की एक्टिविटी नियंत्रित लगती थी। आश्रम के कई हिस्सों में प्रवेश सीमित था। कुछ स्थानों को जानबूझकर छिपाया गया था। वहां लगातार नए कर्मचारी दिखाई देते। सीसीटीवी निगरानी का पूरा सिस्टम मौजूद था। सीसीटीवी का नियंत्रण भी कथित तौर पर उसी महिला के पास था। माहौल आध्यात्मिक केंद्र से ज्यादा एक कंट्रोल इंस्टीट्यूशन जैसा महसूस हुआ। दरअसल लेखिका भूमिका द्विवेदी के मुताबिक वो काशी पर किताब लिखने और डॉक्यूमेंटेशन के काम से वहां रुकी थी। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि आश्रम में धार्मिक गतिविधियां, फूल, फल, पौधे और एक सनातनी लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। लेकिन हकीकत अलग निकली। आश्रम में पढ़ने वाले 10-12 छात्र थे और पूरी व्यवस्था बेहद व्यवस्थित लेकिन सीमित पहुंच वाली लगी। लेखिका भूमिका द्विवेदी के दावों पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन भी आया है। आपको सुनवाते हैं। हाँ, ये 2-3 दिन पहले एक ऑडियो क्लिप भी आई थी। उसमें ये आशुतोष ब्रह्मचारी से बात करती हुई दिखाई दे रही हैं कि हम आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। मतलब आशुतोष ब्रह्मचारी इस समय मठ के विरोधियों का केंद्र बन गए हैं। तो जो भी विरोध करना चाहता है वो उनके पास पहुंच रहा है, ऐसा उस ऑडियो से पता चला। तो वो कह रहा है अच्छा हो बिल्कुल हमको बताइए आदि आदि। तो तभी पता चल गया था कि इनके मन में जो खुन्नस है
वो अब इस तरह से निकालना चाहेंगी। अब अभी मुक्तेश्वर ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम खुद का श्राद्ध और पिंडदान कर चुके हैं, ऐसे में मुझे डर नहीं है। शीश महल और स्विमिंग पूल बताकर लोग अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। मेरे गुरु महाराज ने एक गढ़ बनाया था जिससे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। ये विवाद उस समय और गंभीर हो गया जब शंकराचार्य के खिलाफ प्रयागराज में यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि ये एफआईआर एक अन्य मामले में दर्ज हुई, लेकिन भूमिका द्विवेदी के खुलासों ने इस विवाद को और हवा दे दी है। अब बताते हैं आपको कि भूमिका द्विवेदी कौन है। गाजियाबाद की डीएलएफ कॉलोनी की निवासी हैं। वरिष्ठ साहित्यकार नीलाभ अश की पत्नी हैं। प्रसिद्ध हिंदी और उर्दू साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश के पुत्रवधू। फेसबुक पर करीब 3000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 869 फॉलोअर्स, 11 उपन्यास समेत करीब 24 किताबें वो लिख चुकी हैं। अब इस पूरे मामले को अगर और गहराई से आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा पीछे जाना होगा। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उत्तराधिकारी को लेकर काफी विवाद रहा। क्या भूमिका द्विवेदी का सामने आना और अचानक एफआईआर का दर्ज होना किसी बड़े पावर स्ट्रगल का हिस्सा है? जानकार मानते हैं कि जब धर्म और राजनीति का मेल होता है तो ऐसे ही विवाद जन्म लेते हैं। क्या पुलिस उन सीक्रेट रूम्स तक पहुंच पाएगी जिनका जिक्र भूमिका ने किया है, या फिर यह आरोप केवल कागजी साबित होंगे? वाराणसी और प्रयागराज पुलिस की टीम इस समय सबूत जुटाने में लगी हुई है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। डिटेल और अपडेट आप तक हम लगातार इस शो के जरिए पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने एनसीईआरटी विवाद को न सिर्फ थामा बल्कि उसके खिलाफ एक बड़ा फैसला भी दिया। और इस फैसले से शिक्षा जगत से लेकर सत्ता के गलियारों तक हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब पर बैन लगा दिया है। आदेश बहुत सख्त है। डिजिटल दुनिया से कंटेंट मिटाओ, बाजार से किताबें वापस लेकर आओ। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए 4 बड़े निर्देश दिए हैं। वो 4 बड़े निर्देश क्या हैं? पहला निर्देश, केंद्र और राज्यों के शिक्षा विभाग तय करें कि किताब चाहे स्कूलों में हो या छपी हुई हो या डिजिटल हो, तुरंत लोगों की पहुंच से हटाई जाए। किताब के प्रिंटेड या डिजिटल वर्जन को बांटना कोर्ट के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन माना जाएगा, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगेगा। सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव 2 हफ्ते में इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट कमेटी बनाएगा जो पूरे मामले की जांच करेगी और जिम्मेदार लोगों की पहचान करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर बच्चों के मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करना खतरनाक हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर सुधार की बात करनी है तो उसका तरीका एकेडमिक होना चाहिए, न कि सनसनीखेज। वहीं कोर्ट के निर्देश पर रिएक्शंस क्या है आपको सुनवाते हैं। हम न्यायपालिका का अत्यंत आदरपूर्ण सम्मान करते हैं। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूं। जैसे ही मेरे को पता चला 2 दिन पहले, एनसीईआरटी को मैंने तुरंत निर्देश दिया, सारे किताबों को विड्रॉ किया जाए, उसको रद्द किया जाए। हमें कोई मंशा नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका को अवहेलना करना। जो भी न्यायपालिका ने कहा, जो भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, उसको पूर्णतः पालन किया जाएगा। कई ऐसी देश विरोधी शक्तियां हैं जो समय समय पे कोई गड़बड़ियां करती हैं और जब तक उसका पता चलता है तब तक उसको भ्रम बना करके बहुत फैलाया जाता है। देश के लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। जो भी ऐसा पाठ जो पढ़ाई शुरू कर दिया, किताब में लिख दिया, उसकी जांच होनी चाहिए किसने लिखा। यूं पूरा किसी भी संस्था को आप बदनाम कर दें वो गलत होता है। तो अब उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्टैंड लिया है, हम उसके साथ हैं।
अब समझते हैं कि किताब में ऐसा क्या लिखा था जिससे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। कक्षा 8 की सोशल साइंस की नई किताब में न्यायपालिका वाले अध्याय में एक खंड जोड़ा गया जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। इस किताब के पेज के राइट साइड में बोल्ड अक्षरों में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि करप्शन इन द जुडिशरी शीर्षक दिया गया, मतलब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। फुल स्क्रीन एंकर लीजिए और इस किताब के जितने भी विजुअल्स हैं प्लीज पीसीआर को रोक दीजिए और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल विजुअल चलाइए। हम भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बंधे हुए हैं और हम आपको इस किताब का कोई भी अंश नहीं दिखा सकते हैं। अब बस ये बता सकते हैं कि किताब में है क्या। किताब में एक हेडर दिया गया, एक शीर्षक दिया गया, करप्शन इन द जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, और साथ ही साथ एक कैप्शन लिखा गया जिसमें था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आखिर एनसीईआरटी क्लास 8वीं के बच्चों को बताना क्या चाहता था, इसी बात को लेकर विवाद हो गया। अब इस विवाद के चैप्टर को समझिए। किताब में करप्शन इन जुडिशरी शीर्षक दिया गया, जजों के आचरण पर सवाल उठाए गए, जजों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की चर्चा की गई, पेंडिंग केसों के आंकड़ों में गोलमाल। किताब में पेंडिंग केसों को ऐसे पेश किया गया जिससे कि सिस्टम की नाकामी झलके। शिक्षा और न्याय दोनों ही लोकतंत्र की बुनियाद है। शिक्षा अगर सच दिखाती है तो न्याय उस सच की रक्षा करती है, लेकिन जब शिक्षा के पन्नों पर आधे अधूरे सच या पूर्वाग्रह हावी हो जाएं तो अदालत का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। एनसीईआरटी के लिए यह एक बड़ा सबक है। देखना होगा कि जिम्मेदार लोगों पर गाज कब तक गिरती है या एक्शन कब तक लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजर स्विट्जरलैंड पर टिकी है। आप सोच रहे हैं भाई स्विट्जरलैंड में ऐसा क्या हो रहा है। दरअसल स्विट्जरलैंड के एक शहर जिनेवा की बड़ी चर्चा हो रही है, जहां पर दुनिया के 2 ताकतवर मुल्क आमने सामने हैं बातचीत के टेबल पर। एक तरफ है अमेरिका, दूसरी तरफ है मिडिल ईस्ट का ईरान, और वो ईरान जो वॉशिंगटन की आंखों में लंबे समय से चुभ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की सीधी बातचीत चल रही है। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बैठक में शामिल हुए हैं। सवाल वही है, क्या बातचीत की टेबल पर कोई नतीजा निकल पाएगा या फिर मसले का हल जंग के मैदान में ही है। इससे पहले हुए 2 दौर की बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। हालांकि ये रिएक्शन जरूर आया कि हम पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ईरान पर ना पाबंदियां हटी हैं और ना ही यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ईरान ने कोई कसम खाई है। जिनेवा में बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वांस ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। continue to try to strike the best deal possible for the American people, but the principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem, as the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. On what we need to see from Governor Walz, I'll say something about that briefly and then turn it over to Dr. Oz. Look, it's actually pretty simple. What we want to see from the governor of Minnesota. इस बातचीत में एक ऐसा नाम है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, स्टीव विटकॉफ। एक ऐसा नाम जो अमेरिकी पावर में तुरप का इक्का माने जाते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड। उन्हें इस बातचीत की जिम्मेदारी देना यह बताता है कि अमेरिका बातचीत के लिए कितना संजीदा है, क्योंकि अमेरिका यहां युद्ध चाहता ही नहीं है। अमेरिका आज की तारीख में मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, यह महसूस कर रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में फंस चुका है। उसके एक दिन के सैन्य जमावड़े का खर्च लाखों करोड़ों डॉलर्स में, और जितने दिन अमेरिका ईरान के इर्द गिर्द घेरेबंदी पहरा लगाकर पड़ा रहेगा, उतना ही नुकसान अमेरिका का है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाजा है और इसी बात का अंदाजा स्टीव विटकॉफ को भी है।
और इसलिए बातचीत की टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद विटकॉफ को भेजा है। हां, विटकॉफ का अंदाज कड़ा है, लेकिन कहते हैं वो व्यवहारिक समाधान के लिए जाने जाते हैं। और विटकॉफ के सामने जो ईरान का दूध बैठा है वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो है ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची। उन्हें ईरान के राजनयिक अनुभव है, उन्हें ऐसी बातचीत का बहुत लंबा अनुभव है, जिन्होंने 2015 के परमाणु समझौते को वास्तुकार माना जाता है। अरागची जानते हैं कि पाबंदियों के बोझ तले दबे ईरान को ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी उसे थोड़ा सा फ्री हैंड चाहिए। लेकिन अरागची एक बात क्लियर करते हैं कि हम डील तो करेंगे, लेकिन यह डील ईरान के सम्मान से समझौते की कीमत पर नहीं हो सकती। और ईरान यह भी कह रहा है कि बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगी। इसके अलावा ईरान अमेरिका के बीच किसी मुद्दे पर बातचीत हो ही नहीं सकती। तो बैठकों का दौर जारी है और बुद्ध की धरती से हमारा मैसेज भी यही है कि बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकलकर सामने आ जाए। क्यों एक और जंग लड़ी जाए बिना बेवजह के और लोगों को मरने के लिए छोड़ा जाए। लेकिन दोनों देश एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। हाँ, ईरान थोड़ा बहुत है, ईरान कह रहा है ठीक है हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जिनेवा में तीसरे दौर की शांति वार्ता हो रही है। ओमान की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष बातचीत है। ईरान ने कहा है दबाव में शांति वार्ता का तो मतलब ही नहीं बनता। अमेरिका कह रहा है कि आप परमाणु कार्यक्रम छोड़ दें। ईरान कह रहा है हम परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, परमाणु हमारी ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ईरान के पास इतना ऑयल है, ईरान को फिर परमाणु कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? और ईरान के पास इतना तेल है तो फिर अमेरिका ने 1953 में ईरान को परमाणु कार्यक्रम नतांज एटॉमिक फैसिलिटी क्यों मना कर दी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे समझ पाना कभी कभी बहुत पेचीदगी भरा हो जाता है। अब ये सब बातचीत वगैरह चली रही थी तो ईरान पर अमेरिका ने कुछ और नए सैंक्शंस लगा दिए। अब जब बातचीत के लिए टेबल सजी हुई है, दोनों देश बातचीत कर रहे हैं, तो फिर नए सैंक्शन का मतलब क्या है? मतलब आप चाहते हैं कि ईरान हत्थे से उखड़ जाए, ईरान अमेरिका पर हमला कर दे, जिससे अमेरिका को ईरान पर हमले का बहाना मिल जाए। ईरान ने अभी तक हमला किया नहीं है, अब सैंक्शन क्या लगे हैं? अमेरिका का ईरान पर नया सैंक्शन, 30 से ज्यादा लोगों पर सैंक्शन लगा है। कच्चे तेल की तस्करी पर पूरी तरीके से सैंक्शन लगा दिया गया है। मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े लोगों पर भी सैंक्शन लगाया गया है। तीसरे दौर पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि पहले दो दौर की बातचीत में क्या हुआ। एक बातचीत ओमान में हुई और कतर में हुई दूसरी बातचीत, दोनों बेनतीजा क्यों रही? पहले दो दौर में दोनों पक्ष एक दूसरे को तौल रहे। अमेरिका चाहता था कि ईरान पहले कदम उठाए, जबकि ईरान का कहना था कि भरोसा तोड़कर अमेरिका समझौते से बाहर निकल रहा था, इसलिए पहल उसे करनी चाहिए। इसी पहले आप की जिद में बातचीत पटरी से उतर गई। ईरान कहते हैं कि अपने न्यूक्लियर को 60% तक एनरिच कर चुका है, जो परमाणु बम बनाने की बेहद करीब है। जो अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत कोई ढील नहीं छोड़ने का फैसला किया है। ईरान पर हमले की तैयारी बहुत तेज है, जिससे ईरान में खलबली मची हुई है। लेकिन ईरान तटस्थ है, क्योंकि ईरान को बैकिंग किसकी है? ईरान को दो सुपर पावर्स की बैकिंग है। एक तरफ अमेरिका खड़ा है, अमेरिका जानता है वो अकेले ईरान को कभी भी साफ कर देगा, लेकिन ईरान के पीछे है रशिया और चाइना। और रशिया और चाइना चाहते हैं कि अमेरिका जंग शुरू करे, और बस वही होगा इस पूरी दुनिया का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, और 21वीं सदी का ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां से वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। अमेरिका ने हमले के लिए मिडिल ईस्ट में 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रखी है। जॉर्डन और सऊदी अरब की एयरबेस पर बड़ी तैनाती की गई। जॉर्डन के प्रिंस सुल्तान बेस पर 70 फाइटर जेट्स तैनात है। प्रिंस सुल्तान बेस पर F-35 और F-15 को एक्टिव कर रखा है। सऊदी अरब के मुवफ्फक साल्ती बेस पर भी तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिकी तैयारियों का पर्दाफाश होता है। कहां कहां घेरेबंदी है, फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक।
दो अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर इस इलाके में मौजूद हैं, यूएसएस लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। दोनों एयरक्राफ्ट करियर पर 70 से 80 लड़ाकू विमान तैनात हैं। जिनेवा की सर्द हवाओं के बीच विटकॉफ और अरागची के बीच गर्मा गर्म बहस जारी है। कूटनीति के गलियारों में कहा जाता है कि कोई भी बातचीत तब तक बेनतीजा नहीं होती जब तक बातचीत जारी रहती है। अमेरिका मिडिल ईस्ट को जंग का मैदान बनाना चाहता है। इसके लिए अमेरिका ने प्लान भी तैयार कर दिया है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट में मौजूद सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है अमेरिका। यूएस सेंट्रल कमांड की मदद के लिए तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अतिरिक्त तैनाती के बाद हमलों पर फैसला लिया जाएगा, पेंटागन से खबर मिल रही है। मिडिल ईस्ट के 8 देश में अमेरिकी बेस, करीब 50,000 सैनिक मौजूद हैं। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि मिडिल ईस्ट के देश अपने आप को इस युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात ठीक है। ईरान किसी देश से बहुत जल्दी उलझता भी नहीं। हाँ, उसके प्रॉक्सीज चलते रहते हैं, जैसे हूती, हिजबुल्लाह, वो एक दो देशों को परेशान करते हैं, लेकिन ईरान डायरेक्ट टसल किसी से नहीं लेता। लेकिन अगर अमेरिका ईरान पर हमले कर देता है तो फिर क्या होगा? तो फिर मिडिल ईस्ट बारूद की तरफ फट पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमले के बाद तो चला जाएगा, लेकिन ना तो ईरान अपनी जगह से हटेगा और ना ही मिडिल ईस्ट अपनी जगह से हटेगा। फिर ईरान के इंतकाम की वो आग लगेगी जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। अमेरिका का एक एक अलाई ईरान के निशाने पर होगा, और कब तक होगा ये कहा नहीं जा सकता। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, यू नेवर नो। क्योंकि ईरान तब तक बदला लेगा जब तक उसके कलेजे में ठंडक ना पड़ जाए। और इसलिए मिडिल ईस्ट के देश कह रहे हैं कि भाई आप जंग लड़ लो, हमें छोड़ दो, हमारे बेसिस खाली कर दो, या हम अपना एयर स्पेस आपको नहीं देंगे। मिडिल ईस्ट के कई देश ये बात अमेरिका को कह चुके हैं। इसके बाद अमेरिका ने कुछ बेसेस से अपने सैनिकों को निकालने का काम भी शुरू किया है, या सैनिकों की संख्या कम कर दी है। इसमें कतर और बहरीन जैसे बेसेस भी शामिल हैं। अब 2 दौर की नाकामी के बाद तीसरे दौर में उम्मीद की किरण है। एक भारतीय होने के नाते मेरी उम्मीद तो यही है कि जंग से जरूरी है बातचीत के टेबल पर कूटनीतिक हल निकाल लिया जाए। क्या विटकॉफ कोई मैजिक कर पाएंगे? क्या अरागची कोई कमाल दिखा पाएंगे? आने वाले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नजर रहेगी इस खबर पर, आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इंडिया बोल रहा है, मैं फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।